हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट रीड करेंगे। ग्लिम्पसेस होते हैं झलक, यानी पास्ट की कुछ झलक है वो इस चैप्टर में दिखाई गई हैं। और ये जो चैप्टर है ये हमारा अर फ्रीडम मूवमेंट से लिया गया है। इसके राइटर हैं SD सावंत। बिफोर यू रीड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ लाइनें उनको देख लेते हैं। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे यानी कंट्री की जो इतिहास रहा है 1757 से 1857 उसकी कुछ झलक है वो तस्वीरों के माध्यम से दी गई है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। ये जो तस्वीरें हैं और जो स्पीच के बबल्स हैं वो कहता है कि आपकी हेल्प करेंगे ये स्पष्ट करने में और आपकी समझ को उस यानी उस स्थिति को समझने में जो आगे जाकर यानी घटना का कारण बनी। और ये जो इवेंट है इसको जाना गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में, यानी प्रथम यानी युद्ध, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध जो 1857 में हुआ। द मार्टियर्स यानी शहीद, जो देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। एट ए फंक्शन इन दिल्ली के एक फंक्शन में, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs। देखिए यहाँ पे लता मंगेशकर हैं जिनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, जैसा कि आप सब उससे परिचित हैं, यानी ओ माई कंट्रीमैन, मेरे वतन के लोगों आँखों में भर लो आंसू, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। उन्हीं के ऊपर जो ये सॉन्ग है वो लता मंगेशकर वो इस फंक्शन के अंदर गा रही हैं। और यहाँ पे भी आप कुछ पिक्चर्स या तस्वीरें वो देख रहे हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट यानी कंपनी की जीत 1757 टू 1849, यानी जो पीरियड है ये 1757 से लेकर 1849 के बीच का है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। यानी अपनी सुपीरियर यानी सर्वश्रेष्ठ जो उसके वेपन्स थे, हथियार थे, उनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बढ़ रही थी या फैला रही थी इट्स पावर, अपनी पावर को 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया में। इंडिया 1765 यानी 1765 का जो मैप है यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या कहा गया, जब ये येलो कलर है ये इंडियन प्रिंसेस को दिखा रहा है, यानी इंडिया के जो प्रांत हैं जहाँ पे इंडिया के राजकुमारों का राजाओं का शासन था उसको शो कर रहा है। और जो पिंक कलर है ये ब्रिटिश टेरिटरी को या जहाँ ब्रिटिश का शासन था उसको शो कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट इंडिया के सभी पार्ट्स पे लगभग इंडिया के जो राजा लोग थे उनका ही शासन था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है हम देखेंगे। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, लेकिन इंडिया के जो प्रिंसेस थे, जो राजा थे, राजकुमार थे, शॉर्ट साइटेड, वो दूरदर्शी नहीं थे, लंबी सोच वाले नहीं थे कि वो दूर की सोचें। दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। दैट अपस्टार्ट यानी जो अभी जिसने शासन स्टार्ट किया था राजा भा, कहते कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स यानी इंग्लिश मर्चेंट्स को, व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेंगे, टू डिफीट हिम, उसको हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। पीपल जो लोग थे कहता उनके पास यानी उसमें लोगों में कोई शांति नहीं थी जो इस प्रकार के लगातार युद्ध हो रहे थे उनकी वजह से, यानी जो राजा थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। राइवलरीज यानी जो एक दूसरे के विरोधी लोग थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की एंड इट कुड ईजिली सबड्यू, और कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी आसानी से सबड्यू मतलब हथिया लिया, भारत के जो प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उनको ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया वन बाई वन, एक एक करके बड़ी आसानी से उनकी हेल्प से। ए फास्ट सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। एक फार सिंह यानी एक दूरदर्शी शासक था, लाइक द ब्रेव जो बहुत ही बहादुर था, मैसूर का यानी टीपू सुल्तान, फोर्ट द ब्रिटिश वो ब्रिटिश से लड़ता रहा, टिल ही डाइड फाइटिंग और जब तक वह लड़ता लड़ता मर नहीं गया, यानी मरते दम तक वह उनसे लड़ता रहा। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कहते धन्यवाद
देता हूँ भगवान को कि अब वहाँ पे कोई देयर इज पीस, अब शांति है देश के अंदर। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, कहता कि अब कोई लूटपाट नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा ठग्स के द्वारा। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कहता ये भगवान ही है जिसने ब्रिटिश को यहाँ पे भेज दिया, अंग्रेजों को यहाँ भेज दिया। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, डेस्टिनी तब भाग्य है, हमारा भाग्य है वो उनसे जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट, इंडियन जो थे भारतीय लोग थे उनका जो रिएक्शन था इन कन्क्वेस्ट के प्रति वो कैसा रहा। द वाइट मैन हैज किल्ड और डीथ्रोन आर किंग्स, यानी जो गोरे लोग थे उन्होंने, डीथ्रोन होता है राजगद्दी से हटाना, उन्होंने राजाओं को या तो मार दिया या फिर उनकी राजगद्दी से ही हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कहता कुछ राजा लोग थे वो अच्छे नहीं थे लेकिन कम से कम वो इस देश के तो थे, इस भूमि के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम लोग हैं, हम सब यानी फॉरेनर्स यानी विदेशियों के स्लेव यानी दास बन गए हैं, उनके नौकर बनकर रह गए हैं, ऐसा इंडियन लोग कहते हैं। ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश का जो शासन था 1765 से 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रेस्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी रिलीजियस लीडर जो धार्मिक नेता थे प्रेस्ड, उन्होंने उपदेश दिया, अपने आइडिया दे, जैसे कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत और चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह जैसे। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉसेज हिज रिलीजन, यानी वो उनके कुछ अपने अंधविश्वास थे, उनका कहना था कि कोई भी क्रॉस करता है समुद्र को वो अपना धर्म है वो खो देता है, ऐसे उनकी मान्यता थी। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, और क्या कहते थे कि ये जो सब मिजरी यानी जो दुख का कारण था इस वर्ल्ड में वो सब औरतों के कारण ही था, यानी औरतों को ही वो फॉल्टी मानते थे हर चीज़ के लिए, वो बहुत ही अंधविश्वासी थे। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, यानी सच्चाई तो ये थी कि जो इंडियंस थे भारतीय लोग थे वो अपने सम्मान, आत्मसम्मान है वो खो चुके थे, ब्रिटिश स्कॉर्न देम, और ब्रिटिश लोग हैं वो उनसे नफरत करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यानी जो अंग्रेज लोग हैं उनका क्या सोचना था कि जो नेटिव इस देश के जो वासी हैं, इस देश के जो लोग हैं, अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास के योग्य नहीं है, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी और ना ही ईमानदारी के योग्य हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन जो इंडियन है वो क्या कहता है, ट्रू ये सत्य है महाराज मैं आपके प्रति, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ईमानदार हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forces farmers to abandon their fields. Being merchants यानी व्यापारी होने के कारण जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे क्विक प्रॉफिट्स यानी जल्दी से प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। Their heavy taxes forced farmers, उनके जो भारी टैक्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेज है वो इंडियंस पे लगा दिए थे, तो उन्होंने कहता फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया था किसानों को उनकी भूमि, अबेंडन होता है छोड़ना, अपने खेतों को छोड़ने के लिए, यानी उन पर इतने टैक्स लगा दिए कि वो अपने खेत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, अब जो इंडियन है फार्मर्स वो क्या कहते हैं, लेकिन आपके लोग हैं वो हमारी जो पूरी फसल है वो ले जाते हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, लेकिन जो अंग्रेज वो क्या कहता है, यू आर स्टिल, लेकिन तुम अभी भी कर्जवान हो, एरियर्स होता है कर्जवान, डेट। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने नेक्स्ट वीक तक ये पे नहीं किया, टैक्स नहीं भरा, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, कहता है अभी भी जो ब्रिटिश थे वो इन्वेंटेड, वो खोज रहे थे कुछ दूसरे मेथड जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इट इनटू इंडिया। द गुड्स यानी जो सामान मैन्युफैक्चर्ड जो तैयार किया जाता था, बनता था इंग्लैंड के अंदर, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट, इम्पोर्ट होता है यानी लाना, जब वो इंडिया में उस सामान को लाते थे तो उन पर कोई ड्यूटी मतलब कोई टैक्स नहीं लगता था। एक गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नियमों के कारण जो है इंडिया के जो इंडस्ट्री थी
वो नष्ट होना शुरू हो गई। यानी जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, वो क्रिपल मीन्स नष्ट होना ही है, यानी वो नष्ट होना शुरू हो गए। इनएविटेबली फेमेंट्स फॉलोड, यानी कहता कि एज ए परिणाम स्वरूप जो आगे जाकर फेमेंट्स मतलब अकाल है वो पड़ने लगे। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन होती है भूख। ताकि 1822 से लेकर 1836 के बीच में कहता 15 लाख जो भारतीय हैं वो भूख के कारण मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश पॉलिसीज यानी ब्रिटिश की नीतियों ने बर्बाद कर दिया एक्सपर्ट यानी जो स्किलफुल थे, आर्टिसंस यानी कलाकार, और उनके बिजनेस को उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। राम मोहन रॉय यानी जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ये उनका टाइम है 1772 टू 1833। राम मोहन रॉय ए लैंडमैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय एक शिक्षित व्यक्ति थे, लैंड होता है शिक्षित, एक शिक्षित व्यक्ति थे जो बंगाल से थे। वो समझ गए थे जो कुछ भी गलत हो रहा था देश में। लेट एस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। कहते हैं हम डिस्पाइज मतलब आवर सेल्स, हम अपने आप से नफरत ना करें, घृणा ना करें। हमारे जो प्राचीन कल्चर है वो महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम योग्य हैं बहुत बड़ी सफलताओं के। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। रिफॉर्म होता है सुधारना। हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। जो अंधविश्वास हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी वाइफ उमा को बताया। द काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गायें होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं। बट द कलर ऑफ द मिल्क इज द सेम, लेकिन उनका जो दूध का रंग होता है वो एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। कहता जो अलग अलग टीचर हैं वो अलग अलग उनके विचार होते हैं, लेकिन उन सब का जो निष्कर्ष जो भाव है वो सबका, एवरी रिलीजन इज द सेम, वो उन सब हर किसी के धर्म का एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वह अट्रैक्टेड यानी काफ़ी आकर्षित था, प्रभावित था साइंस और मॉडर्न नॉलेज से, आधुनिक ज्ञान से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उन्होंने कहा कि जो हमारा नॉलेज है वो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और वैज्ञानिक होनी चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। उसने समुद्र को पार किया, सी को पार किया, और वह इंग्लैंड चला गया टू सी, देखने के लिए कि व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि क्या चीज़ थी जो ब्रिटिश को शक्तिशाली बना रही थी। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पे उनको यानी अंग्रेजों को उसने बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको स्वीकार करते हैं शासक के रूप में। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, और आपको भी हमें स्वीकार करना चाहिए एज सब्जेक्ट्स यानी प्रजा के रूप में। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको भी याद रखनी चाहिए अपनी जिम्मेदारियां जो एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति होती हैं। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उसने शुरू किया न्यूज़पेपर्स को शुरू किया, लेकिन कुछ सस्पिशियस यानी कुछ डाउटफुल जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने उनको 1823 में रोक दिया। ऑपरेशंस 1765 टू 1835, यानी इस 1765 से लेकर 1835 तक जो अंग्रेजों के अत्याचार, जो पीड़ा जो उन्होंने दी इंडियंस को, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश वासियों ने यानी ब्रिटिशर्स ने लगातार भारतीयों को यानी दबाना जारी रखा, उन पर वो पीड़ा देना जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, यानी 1818 में उन्होंने तीसरा रेगुलेशन एक्ट पास किया। अंडर इट, इसके तहत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी इसके तहत एक भारतीय को सीधा जेल भेजा जा सकता था बिना कोर्ट में ट्रायल के, यानी बिना उन पर कोई केस की सुनवाई किए। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चुनेट इन प्राइवेट बिजनेस। हर वक्त जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भारत में बड़ी बड़ी सैलरी है वो लेते रहे। एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स,
फॉर्चून्स होते मनी, और पैसे बनाते रहे प्राइवेट बिजनेस में। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। यानी 1829 तक जो ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश सामान का वर्थ 7 करोड़, जिसकी जो कीमत थी वो 7 करोड़ रुपीस थी इंडिया को। यानी इंडिया को सामान अपने देश से भेजता था और उसकी जो कीमत थी वो 7 करोड़ के इक्वल थी। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाहिल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। यानी ब्रिटिश जो थे वो प्रोस्पर्ड यानी फलते फूलते रहे कंपनी की लूट पर, जबकि जो भारतीय थी इंडस्ट्री थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। यानी गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिपोर्ट दी वापस घर जाने की। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी जो कॉटन वीवर्स थे, कॉटन को उगाने वाले बनाने वाले कहता, उनकी जो हड्डियाँ थी वो प्लेन के अंदर ब्लीच हो रही थी, सूख रही थी। डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष। 1835 to 56 यानी 1835 से लेकर जो 56 के बीच में जो असंतोष फैला भारतीयों के अंदर, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे उनके दबाव से, उनकी पीड़ा से जो भारतीय परेशान हो गए थे। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। यानी भारत में जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, उसका माध्यम पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज था। इन 1835 एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज। और 1835 में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम मैकॉले था, उन्होंने सजेस्ट किया कि उसमें कुछ बदलाव किया जाए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें भारतीयों को यानी देश के वासियों को इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर देम। पैटी होती तुच्छ। इंग्लिश एजुकेशन जो अंग्रेजी शिक्षा होगी, प्रोड्यूस्ड तथा उसने पैदा किए या उनको दिए क्लर्क टू होम, उन लोगों को द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब अंडर देम, और उन्होंने अपने नीचे उनको छोटी छोटी जॉब दी। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंसिडेंटली, और कहता है कि वहाँ पे यानी ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसी घटना हुई कि कुछ नई जनरेशन है वो भी काफ़ी बुद्धिमान हुई। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटीरियल कंडीशंस, और उनके मेटीरियल कंडीशन है उसको भी सुधारना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और हमें फॉर दैट, और उसके लिए वी मस्ट, हमें कन्वे करना चाहिए, अपना ये मैसेज है, आवर ग्रीवेंसेज, हमारी दुखों का, परेशानियों का, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वेर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक कहता कि जो ब्रिटिश है लगभग पूरे भारत को जो है अपने अंडर ले चुका था, उस पर कब्जा कर चुका था। देखिए पहले हमने देखा पिक्चर में कि 1765 में कहाँ तक लगभग ऑलमोस्ट इंडिया पे जो है यहाँ की प्रिंसेस का यानी अधिकार था, बट 1856 तक आते आते पूरे इंडिया के अंदर जो है वो ब्रिटिश कंपनी फैल चुकी थी। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। वे थोड़ी सी केयर करते थे इंडियंस की, जो उनको आवश्यकता थी। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। यानी जो इंडियंस आपस में बातें करते हैं क्या कहते हैं, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। पपेट होती कठपुतली, हमारे जो राजा लोग हैं वो कठपुतली बन गए हैं अंग्रेजों की। वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम अपनी जो पुरानी हमारी जॉब थी, काम थे, वो भी हम खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और यहाँ तक कि ज़मीन भी। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, वह हमारे भाइयों को बदल रही हैं, यानी उनका धर्म है वो भी बदला जा रहा है, उनके अंदर काफ़ी चीज़ों का चेंज वो कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम केवल बातें कर सकते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कहता है कि केवल बातें ही मत बनाओ, कुछ करो जिससे हम ड्राइव देम आउट, हम उनको अपने देश से बाहर भेज सकें, उनको अपने देश से निकाल सकें। द स्पार्क्स यानी चिंगारी। 1855 to 57 यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 10 पास जो 18 की क्रांति थी उसके बारे में। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। पीजेंट्स होते हैं फार्मर्स।
टैक्सेज जो उन पे लगे हुए टैक्स थे किसानों पे, कहते लगातार उनको बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्पैरेट, यानी जो बंगाल के अंदर एक जाति थी संथाल, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी, अंडर न्यू लैंड रूल्स यानी नए भूमि के नियमों के तहत, बिकेम डिस्पैरेट वो भी परेशान हो गए थे, निराश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रिबिलियन एंड मस्कार्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और कहता है उनसे दुखी होकर 1855 में वो सब क्रांतिकारियों के रूप में उभर कर सामने आए, यूरोपियंस मस्कर यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, यानी उन्होंने यूरोपियंस को उनके सपोर्टर्स को मस्कर यानी मौत के घाटे उतार दिया। डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और ये असंतोष था, ये बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया की कंपनी की सेना में भी। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, मेंशन होती है बिल्डिंग्स, कहता है कि जो वाइट सोल्जर थे, गोरे लोग थे, वो बड़ी बड़ी यानी काफ़ी अच्छी सैलरी प्राप्त करते थे, और उनको रहने के लिए उनके नौकरों को भी कहता है कि अच्छी बिल्डिंग है वो मिली हुई थी। वाइल वी गेट ए पीटेंस एंड स्लो प्रोमोशंस, लेकिन कहता है कि जबकि हम प्राप्त करते रहे, पीटेंस मतलब हल्की बहुत ही कम सैलरी, एंड लो स्लो प्रमोशंस, और हमारे जो प्रमोशन थे वो भी बहुत धीरे धीरे होते थे काफ़ी टाइम के बाद। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज लोग थे वो हमसे पूछते हैं, अंग्रेज हमसे पूछता है टू क्रॉस द सी, यानी कि हमें समुद्र से पार जाने के लिए कहता है जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, टोपी वाला यानी अंग्रेज को कहा गया है, अबोलिश होता है उन्मूलन करना, यानी टोपी वाला अंग्रेज कौन होता है जो हमारे यानी पुराने चले आ रहे रीति रिवाजों को अबोलिश करे, उनका उन्मूलन करे। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अवश्य ही अंग्रेजों को अपने देश से निकालना होगा। थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पॉइज रिवोल्टेड, यानी हजारों की संख्या में जो दूसरे सिपाही थे वो भी यानी उन्होंने भी क्रांति शुरू कर दी। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स उतार फेंकी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयंस, यानी उनकी उतारी उनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं वो उन लोगों ने उतरवा ली। ह्यूमिलेटेड उनका काफ़ी अपमान किया, एंड पुट इन आयंस, और उनको जेल में डाल दिया, यानी जब उन्होंने क्रांति शुरू की तो अंग्रेजों ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। स्पोय मंगल पांडे अटैक्टेड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, सिपाही जो मंगल पांडे था उसने वहाँ के जो एडजुटेंट था उस रेजिमेंट का उसके ऊपर अटैक कर दिया, और उनको है वो फांसी की सजा हुई। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, फ्यू इंग्लिश मैन कहते कुछ अंग्रेज लोग थे, हैड केयर जिन्होंने केयर की थी समझने की भारतीय रीति रिवाजों को और लोगों के दिमाग को। ओह प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, यानी उन्होंने समझ लिया था कि किस तरीके से भारतीयों को उनके रास्ते से भटकाया जा सकता है, कैसे उनको बर्बाद किया जा सकता है। तो कहते हैं कि उस अंग्रेज ने कहा, ओ अरे प्राउड ब्राह्मीण, अरे घमंडी ब्राह्मीण सोल्जर, क्या आप जानते हैं जो बुलेट जो राइफल आप यूज करते हैं और जिसको आप मुंह से काटते हैं यूज करने से पहले, वो काऊ और पिग की जो या चर्बी है वो उसमें लगी हुई है। व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, फिर वो भड़क उठे, उन्होंने क्या कहा, इन गोरे लोगों ने, इस गोरे व्यक्ति ने हम सबको धोखा दिया है, हम सबको धोखा दे चुका है। सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्पायर वुड वांट देयर सर्विसेज, यानी आगे इस क्रांति को बढ़ाने के लिए फिर उन सिपाहियों ने जल्द ही चपाती भेजना शुरू कर दिया, एक गांव से दूसरे गांव लोगों को बताने के लिए उनके सम्राट के बारे में, वुड वांट देयर सर्विसेज, कि वो उनकी सर्विस चाहते हैं, उनकी मदद चाहते हैं, यानी अपनी मदद के लिए राजाओं ने एक गांव से दूसरे गांव रोटी भेजना शुरू कर दिया। ये उसका यानी क्रांति का आगे बढ़ाने का माध्यम था। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ सभी मेरे गाँव के लोग हैं वो तैयार होंगे आपके का साथ देने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और ठीक वैसे ही जैसे गांव में रोटी पहुंचाई वैसे ही कहता है कि जो लोटस का फ्लावर है
वो सर्कुलेट किया गया, घुमाया गया सभी इंडियन सोल्जर्स के पास में। डेथ टू द फॉरेनर, यानी फॉरेनर्स को, इन अंग्रेजों को, विदेशियों को कहता कि मौत की घाट उतार दो, इनको मार डालो। द मैसेज गिव ऑल द हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स। द मैसेज, और जो जनता थी वो कहता है कि हेल्प भी दे रही थी और शरण भी दे रही थी पैट्रियोट्स को, यानी देशभक्तों को। रिवॉल्ट 1857, अब 1857 की क्रांति है वो शुरू होती है। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, फिर कहता है कि वहाँ पे एक भयंकर है, मेरठ में वो क्रांति शुरू हो गई। द स्पोइज मार्च्ड टू दिल्ली, जो सिपाही थे वहाँ पे उन्होंने दिल्ली के लिए मार्च किया या दिल्ली के लिए चल दिए, जहाँ पे बहादुर शाह थे। लॉन्ग लाइव आवर एम्परर बहादुर शाह, यानी लंबे समय तक जिंदा रहे हमारे बहादुर शाह, जो जफर थे उस टाइम उनके वो शासक थे, सम्राट थे। द रिबेलियन सेपरेट वाइडर, अब जो क्रांति थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर श्योर, बहुत से जो जमींदार थे उन्होंने अपनी भूमि खो दी थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, यानी ब्रिटिश नीतियों के कारण, और वे भी अब दुखी थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, इन गोरे लोगों का शासन है वो अवश्य खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम लोग भी, यानी जो जमींदार लोग थे वो भी उनके साथ हो गए कि हाँ हम लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, अब ये जो युद्ध था, लड़ाई थी स्वतंत्रता की 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर, यानी बहुत से फॉर्मर रूलर्स, यानी पहले के जो शासक थे जैसे कि बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, वो भी इसके काफ़ी इनके खिलाफ थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, इन गोरे लोगों ने मेरा साम्राज्य मुझसे छीन लिया है। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, वो उन्होंने एक साथ मिलकर के, यानी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ उभरे। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, यानी जो फेमस जो लीडर था मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से था, उन्होंने लोगों को कहा राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, ये जो अंग्रेज है ये हमारे देश की भूमि को बर्बाद कर रहा है। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, इन लोग जो हैं हर जगह से उठकर सामने आए, जैसे बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड ताता टोपे, अजीमुल्ला खान ने ताता टोपे को कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पेशवा नाना साहब को हमारा जो है लीडर बनाना होगा इस आज़ादी की लड़ाई में। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पैट्रियट्स यानी जो देशभक्त थे वो उन्होंने अटैक कर दिया ब्रिटिश के ऊपर एंड फोर्ट पिच्ड बैटल्स, और उन्हें भयंकर लड़ाई लड़ी ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तरी भारत में। 80 years ऑफ कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, यहाँ तक कि यानी बिहार के जो कुंवर सिंह थे जो 80 वर्ष के थे, उन्होंने भी अपने हाथ में यानी बुलेट गन ले ली थी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, हे माँ गंगे ये मेरा आपको आखिरी भेंट है, यानी उन्होंने खुद को भी समर्पित कर दिया था इस युद्ध में। तो देखिए 1857 की क्रांति में कितने भयंकर रूप से जो है लोगों ने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी, और अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीयों को पीड़ाएं दी, उनको वेतनाएं दी, यहाँ तक कि उनकी भूमि भी छीन ली गई, उनके जो उद्योग थे उन सबको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो बच्चों आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।